আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में हिस्सा लेते हुए ये बात कही कि एक विकसित भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत भारत है, जहां अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और पारिस्थितिकी विकसित होगी। मौके पर त्रिपुरा से छात्र अभिनव वनिक को भी बुलाया गया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम और प्रदर्शनी में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं के साथ उनका विशेष संबंध है। उन्होंने इस दिन यह भी कहा कि युवा शक्ति के कारण भारत एक उन्नत राष्ट्र में बदल जाएगा। साथियों, मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्नत भारत वह है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत होगा, जहां अर्थव्यवस्था का विकास होगा और पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध होगा, जहां अच्छे आय और शिक्षा के सर्वोत्तम अवसर होंगे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा सक्षम मानव शक्ति होगी, जहां युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए खुला आकाश होगा। हम क्या देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं? विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा, जहां इकोनॉमी भी बुलंद होगी और इकोलॉजी भी समृद्ध होगी, जहां अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा स्किल्ड मैन पावर होगी, जहां युवाओं के पास अपने सपने पूरा करने के लिए खुला आसमान होगा। लेकिन साथियों, क्या हम सिर्फ बोलने से ही विकसित हो जाएंगे? क्या लगता है? वरना शुरू कर देंगे घर जाके माला विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत है। जब हमारे हर फैसले की कसौटी एक ही होगी, हर फैसले की कसौटी क्या? विकसित भारत। डेवलप्ड इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के अवसर पर प्रदर्शनी के दौरान देश भर के चुने हुए युवा वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपने नवाचारों और विचारों को प्रस्तुत किया। इस दिन के कार्यक्रम में डिजिटल तकनीक, आभासी नवाचार और सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आयोजन एक शक्तिशाली, स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने के सामूहिक उद्देश्य के तहत किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तुतियां तकनीकी स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, उत्पादन और कृषि जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं, जो आने वाले समय में देश की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर से भाग लेने वाले 3000 युवा वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में युवा आइकन के रूप में विवेकनगर के रामकृष्ण मिशन विद्यालय के छात्र अभिनव वनिक ने भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
राज्य में बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र घटता जा रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वर्ष 2023 से 2024 में त्रिपुरा में रिजर्व्ड फॉरेस्ट और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे अधिक वन क्षेत्र कम हुआ है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में एक निगरानी दल यानी ऑब्जर्वेशन टीम भेजने का फैसला किया है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे बड़े वन क्षेत्र के साथ देश में शीर्ष पर है। हालांकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा और अन्य राज्यों में वन क्षेत्र में भारी गिरावट पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह जानकारी भारतीय वन सर्वेक्षण ने वर्ष 2023 से 2024 की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में प्रकाशित की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्षेत्र में कमी के मामले में त्रिपुरा ने पूरे देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र खो दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर नदियों के किनारे के वन क्षेत्रों में काफी क्षति हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट में बताया कि इस क्षति का असर हावड़ा, गोमती, खुवाई, धौलाई और अन्य क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में लगभग 232 किलोमीटर वन क्षेत्र कम हो गया है, जो पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस बीच पूर्वोत्तर राज्यों में जहां अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय शीर्ष पर है, वहीं जानकार सूत्रों का मानना है कि त्रिपुरा की खराब हालत के लिए वन विभाग की विफलता और लापरवाही जिम्मेदार है। पर्यावरणविदों का मानना है कि वन डाकुओं का अतिक्रमण और प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस स्थिति का प्रमुख कारण है। इस बार केंद्रीय मंत्रालय इस स्थिति पर चिंता जताने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। छात्रों को एक ओर जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी होगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें सोशल मीडिया से भी सावधान रहना होगा। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में यही सुझाव दिया। विवेकनगर स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यालय में आयोजित समारोह में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने छात्रों से देश और राष्ट्र के निर्माण में आगे आने का आग्रह किया। As youth, we must think critically, analyze information, and make informed decisions. We must also recognize the importance of digital literacy, critical thinking, and problem-solving skills in navigating the complexities of the modern world. Now, if there is any news, we have to see whether it is true or not. In social media, anything can happen. But at the same time, the same social media or the same technology, we have to confirm whether the news is true or not. How? शुक्रवार से शुरू हुए 13वीं त्रिपुरा विधानसभा के छठे सत्र का दूसरा दिन सोमवार को होगा। इस बीच साल के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन कुछ विधायकों की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा के कुछ सदस्यों में केवल 3 दिन के सत्र में भी उपस्थित होकर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाने में अनिच्छा देखी जा रही है। इनमें सबसे प्रमुख है राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य वृषकेतु देब्बर्मा और बागबासा के भाजपा विधायक जादव लाल नाथ। बीते शुक्रवार को राज्यपाल के भाषण के साथ 13वीं त्रिपुरा विधानसभा का छठा यानी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, लेकिन साल के पहले सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में अनुपस्थित रहे थे वृषकेतु देब्बर्मा और जादव लाल नाथ, जिसके कारण एक विवाद उत्पन्न हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि पिछले साल की शुरुआत में विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर ब्लू फिल्म की क्लिपिंग देखने के दौरान पकड़े जाने पर वरिष्ठ विधायक जादव लाल नाथ तीव्र आलोचना का शिकार हुए थे। इसके बाद विपक्षी दलों के तीव्र हमलों के बाद विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में इस मामले में विधायक जादव लाल नाथ को क्लीन चिट मिल गई थी। फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित विधायकों की बैठक में विधायक जादव लाल नाथ उपस्थित थे, लेकिन अगले दिन विधानसभा सत्र में वे नहीं आए। दूसरी ओर विधानसभा सत्र से
हमेशा खुद को दूर रखने वाले तिप्रामोथा के विधायक और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य वृषकेतु देब्बर्मा हैं। 2023 में भाजपा और तिप्रामोथा के बीच समझौते के तहत मोथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन के इरादे के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के बाद से अब तक वृषकेतु देब्बर्मा किसी भी विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हुए हैं। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी वे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने को महत्वहीन आखिर क्यों मानते हैं, यह सवाल उठ रहा है। इस बीच सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नोत्तर के बाद राज्यपाल के भाषण पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा विक्रेताओं के घरों पर छापेमारी के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दवा लेन देन के जब्त दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। ईडी इस मामले में ग्रामीण बैंक के उच्च अधिकारियों से पूछताछ भी कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अवैध दस्तावेज जब्त किए गए। 10 जनवरी को पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा और सिपाहीजला जिलों में यह अभियान चलाया गया, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत था। इस अभियान के दौरान गांजा, वित्तीय रिकॉर्ड, बेनामी संपत्ति और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक बरामद हुए। इस अभियान के दौरान अपू रंजन दास, देवव्रत दे, विष्णु त्रिपुरा, कामिनी देब्बर्मा, तापस देवनाथ, लिटन शाह और ध्रुव मजुमदार नामक 7 व्यक्तियों को टारगेट बनाया गया, जिनमें त्रिपुरा पुलिस के एक सहायक सब इंस्पेक्टर भी शामिल थे। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अवैध वित्तीय लेन देन में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के शामिल होने का खुलासा हुआ है और इस सिलसिले में बैंक अधिकारियों से पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले में और अधिकारियों को नोटिस भी भेजा गया, यह जानकारी ईडी के सूत्रों ने न्यूज नाउ को दी है। 9 जनवरी को बैंक की एक शाखा से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यह अभियान 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की जांच का हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। स्वामी विवेकानंद के 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को 18 सूर्यमणि नगर विधानसभा क्षेत्र में युवा मोर्चा एवं मंडल द्वारा स्पेशल बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक रामप्रसाद पाल जी ने किया। ये बाइक रैली आनंद नगर स्कूल मैदान से शुरू होकर चौमुहानी बाजार क्षेत्र में समाप्त हुई। स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधायक रामप्रसाद पाल ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर देश की सेवा में जुटने की अपील की है। साथ ही उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाकर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण का आह्वान किया है। যে স্বামী বিবেকানন্দ যেইভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যেইভাবে একজন যুবক হিসেবে নিজেকে যুবক থাকাকালীন সারা বিশ্বে উনি নিজেকে পরিচিতি দিয়েছে, আমরাও সেইভাবে আমিও আমার যুব ভাইদের কাছে এটাই বলবো যে যুব মোর্চা, আজকের যুব মোর্চা বা আজকের যুব
पिछले 6 वर्षों में राज्य सरकार ने 13,015 लोगों को नियमित वेतन के आधार पर रोजगार दिया है। इसके अलावा कुल मिलाकर 12,000 नौकरियां अनियमित वेतन पर दी गई हैं। ये बात मंत्री टिंकू रॉय ने रविवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर मंत्री टिंकू रॉय ने यह भी बताया कि ग्रुप डी और अन्य पदों के लिए नियुक्ति पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस का ये कार्यक्रम अगरतला के रविंद्र शतवार्षिकी भवन के आम्रकुंज में आयोजित किया गया था। সেখানে আমরা নতুন নতুন আরো সিনথেটিক মাঠ, আমরা ন্যাশনাল ঘাসের ফুটবল মাঠ সেগুলো কাজ করে চলছি। আমাদের কাছে অনেকগুলো আমরা জাতীয় স্তরে খেলাধুলার আয়োজন করেছি। আমরা খুবই খুশি হবেন, ইতিমধ্যে আমরা উত্তর পূর্ব যুব উৎসব প্রার্থী ইউনিটের স্কুলকে গত বছর আমাদের আলোচনাতে অনুষ্ঠিত করেছিলাম। আমরা কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটিকে যেটা আমাদের প্রভাবিত হয়েছিল কিন্তু তার যোগা হয়েছে আমাদের রাজ্যে, আমরা সেটা অনুষ্ঠিত করেছিলাম। আমরা জাতীয় স্কুল ক্রীড়া যোগা আয়োজন করেছিলাম, আমরা খুব জুডো আয়োজন করেছি। আমাদের ওই দিন যখন আমরা আমাদের ইনডোর হলে যখন জুডো হচ্ছিল তখন একজন কোচ এখান থেকে রিটায়ারমেন্ট দিয়েছেন, বলছেন আমি 3 বছর এখানে চাকরি করেছি। भारतीय मजदूर संघ के 2 गुटों के बीच झड़प के कारण तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और बाद में ड्राइवरों के एक समूह ने हड़ताल कर दी, जिसके चलते धर्मनगर में आम जनता को काफी परेशानी हो गई। धर्मनगर में भारतीय मजदूर संघ के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद ड्राइवरों के एक समूह ने रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। नतीजा ये हुआ कि रविवार की सुबह से आम यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दिन सबसे ज्यादा परेशानी रेल यात्रियों को हुई। धर्मनगर रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेने के लिए वाहन चालकों के एक बड़े वर्ग के असहयोग के कारण परेशानी और अधिक बढ़ गई। ऐसे में कुछ वाहन चालकों को अतिरिक्त किराया वसूल कर यात्रियों की जेब काटने का मौका मिल गया। इस बीच प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ ने अपने कर्मचारी समर्थकों पर हमले के विरोध में कुछ समय के लिए हड़ताल का आह्वान किया। हमारे 3 जन শ্রমিককে আহত করা হয়েছে গুরুতরভাবে। তারই প্রতিবাদে আজ আমাদের ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসংঘের সকল শ্রমিক ভাইয়েরা, সকল মজদুর ভাইয়েরা তারা কর্মবিরতি দিয়েছে। अनिर्दिष्टकालेर जन्य तारा कर्मविरति दिएছে। गौरतलब है कि शनिवार की दोपहर धर्मनगर स्थित बीएमएस कार्यालय परिसर में एक कार्यशाला के आयोजन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। शिकायतों और प्रति शिकायतों को लेकर बीएमएस के दोनों गुटों के बीच झड़पें हुई। धर्मनगर थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि यह झड़प बीएमएस कार्यालय पर कब्जे के उद्देश्य से हुई थी। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए धर्मनगर शहर में अतिरिक्त पुलिस और टीसीआर बल तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से ब्रू संग्रामा मथा सामाजिक संगठन द्वारा रविवार को शांति बाजार उपमंडल के वीरचंद्र मनुदखल सिंह रियांगपाड़ा में जागरूकता आधारित चर्चा सभा का आयोजन किया गया। इस चर्चा सभा में लगभग 600 रियांग जनजाति समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। संगठन के महासचिव खानाराम रियांग ने चर्चा बैठक में अपनी राय व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान राज्य सरकार और एडीसी प्रशासन रियांग लोगों के प्रति बहुत ईमानदार है। इसलिए हमारा उद्देश्य सरकार के साथ साथ पिछड़े रियांग लोगों की गुणवत्ता में सुधार करना है। ब्रू संग्रामा मथा सामाजिक संस्था सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को जल्द से जल्द कार्यान्वयन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष महत्व के साथ कार्य कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री से राज्य आधारित ब्रू संग्रामा पूजा के लिए छुट्टी घोषित करने और रियांग जनजातियों के कब्जे वाली लोंगदराई मंदिर की जगह प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। त्रिपुरा राज्य श्रद्धेय माननीय डायनामिक चीफ मिनिस्टारेर काছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের ডিক্লারেশন অফ গভ হলিডে অন দ্য অ্যাবভ স্টেট লেভেল সংগ্রামা পূজা এর সম্পর্কে ওনার সাথে আমরা মিলিত হয়েছিলাম এবং উনি আমাদেরকে কমিটমেন্ট করেছিলেন কিছুদিনের মধ্যে উনি সেটা ডিক্লেয়ার করে দেবেন, কিন্তু অদ্যাবধি আমরা পাই নাই। তাই আমরা আজকে আবার আমরা বিনম্রভাবে
এবং জোরালোভাবে ওনার কাছে আবেদন রাখবো যাতে আমাদের গভ হলিডেটা যাতে ডিক্লেয়ার করা হয়। राज्य सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें लगभग 900 शौचालयों, 500 कंबल और बुनाई प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, झूम परिवारों को वित्तीय सहायता और स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं के माध्यम से रबर उद्योग का विकास शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। नेशनल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी मैच में भी त्रिपुरा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में तमिलनाडु ने त्रिपुरा के खिलाफ 95 रन से जीत दर्ज की है। रविवार को जमशेदपुर के शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में पहुंचने के लिए तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तमिलनाडु की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में त्रिपुरा की टीम 20 ओवर में 66 रन ही बना सकी। बता दें कि त्रिपुरा ने इस ग्रुप में 5 में से केवल 1 मैच ही जीता है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।